Hello everyone. Our today's topic is Introduction to Macroeconomics. See, macroeconomics का मतलब क्या होता है? The word macro. Macro means large. जब किसी चीज़ को हम लार्ज लेवल पे करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मैक्रो. हमने पिछले साल की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने किया था सारे यूनिट्स एट इंडिविजुअल लेवल, बट इसमें हमने सारे यूनिट्स एट होल लेवल करने हैं. होल लेवल का मतलब क्या होता है? जैसे पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करना. जैसे इसमें हमारे कौन से आ जाएंगे होल लेवल पे? नेशनल इनकम आ जाएगा, फिर हमारा बीओपी आ जाएगा, गवर्नमेंट बजट आ जाएगा. मीन्स एवरीथिंग विच अकाउंट्स फॉर होल कंट्री और बियॉन्ड द कंट्री एज वेल, वो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करना. तो यही चीज़ अगर आप अपनी बुक देखो, आपकी बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई. द टर्म मैक्रो हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज. तो मैक्रो का मतलब ही क्या है? जब कोई भी चीज़ को हम लार्ज लेवल पे करते हैं उसको मैक्रो बोला जाता है. तो वही अगेन इसमें वी डील द इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी को कंसिडर किया जाता है होल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कंसिडर किया जाता. अगर आपको इंडिविजुअल लेवल और होल लेवल में कंफ्यूजन है, इंडिविजुअल लेवल मीन्स एनीथिंग जब कोई सिर्फ एक लेवल पर है. जैसे हमने पिछली बार किया था थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या किया कि आपकी डिमांड एक इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी डिमांड कितनी है मेरे इनकम लेवल पे, लाइक इफ़ आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ, उस लेवल पे मैं कितनी डिमांड कर रही हूँ उसको थ्योरी ऑफ डिमांड बोलेंगे. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी की कितनी डिमांड है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, उसको क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट डिमांड. तो यहाँ पर था थ्योरी ऑफ डिमांड बिकॉज इट वॉज इंडिविजुअल लेवल, बट नाउ इट विल बी एग्रीगेट डिमांड बिकॉज इट इज अ मैक्रो लेवल और द इकोनॉमी एज अ होल विल बी कंसिडर्ड. एम आई क्लियर? इस चैप्टर में बेसिकली हमने एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट क्वेश्चन विल बी माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस. इस चीज़ को करने के लिए आई विल बी कंसिडरिंग माई नोट्स एज वेल. मैंने हर चीज़ के नोट्स बनाए होते हैं, तो आई विल बी कंसिडरिंग माई नोट्स. मैं आपको साथ में बुक रेफर करूँगी और साथ साथ अपने नोट्स भी रेफर करूँगी. पहला तो आपका डिफरेंस यही आएगा बेसिस वाला. देखो आपने करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार, तो आपको हर चीज़ में एक बेसिस ज़रूर लिखना है. ठीक है? बेसिस का मतलब क्या होता है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग द डिफरेंस. ये आपकी बुक में नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो. पहला डिफरेंस आपका हो जाएगा डेरिवेशन की बेसिस पे कि वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है. ठीक है? द वर्ड मैक्रो द वर्ड माइक्रो किससे डिराइव हुआ है? द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस. has been derived from the Greek word micros. अब जब हम किसी चीज़ को डिराइव करते हैं, मतलब जैसे मैंने ग्रीक वर्ड तो बता दिया, बट उस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है हमें वो भी बताना है. द वर्ड माइक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स स्मॉल. एम आई क्लियर? तो सिमिलरली हम मैक्रो में क्या लिखेंगे? द वर्ड मैक्रो, द माइक्रो की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज. मैं आपको नोट्स भी रेफर करती हूँ साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये पॉइंट आपकी बुक में नहीं है. जौन सा पॉइंट आपकी बुक में होगा वो मैं बुक से रेफर करूँगी. अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ मैंने बोली, इधर मैंने बेसिस नहीं लिखे हुए, तो आप बेसिस इसका लिखोगे सबसे पहले का डिराइव्ड या मीनिंग. द वर्ड माइक्रो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ते हैं तो हम कौन से लेवल पे पढ़ते हैं? वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन द स्मॉल स्केल. जैसे अगर आपको याद हो, हमने एक चैप्टर किया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये स्मॉल स्केल पे किया था. सिमिलरली थ्योरी ऑफ सप्लाई किया था हमने, फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किया था. ये सब कुछ क्या था? स्मॉल स्केल था. अब यहाँ पर इधर देखो, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपने कीवर्ड अंडरलाइन करने.
इधर आपने माइक्रोज को अंडरलाइन किया और स्मॉल को अंडरलाइन किया। इधर आपने वही चीज, द वर्ड मैक्रो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किस लेवल पे करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हो जाएगी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन स्मॉल स्केल, और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस पे करता है, लार्ज स्केल पे करता है। अगर आप ये चैप्टर ये नोट्स से कर लोगे, आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा पूरा। आपको नोट्स में काफ़ी वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो शायद आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आई हैव रिटन द नोट्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि ईजिली आप उसको रीड करोगे और आपको समझ आ जाएगा। अब इसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स के हैं डिमांड एंड सप्लाई। इसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स के हैं एग्रीगेट डिमांड, जैसे मैंने आपको भी बताया था। यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ डिमांड करते हैं, यहाँ पर हम एग्रीगेट करेंगे। यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ सप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई करेंगे। फिर हम नेशनल इनकम करेंगे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच यू विल कम टू नो। फिर एक हमने इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ आप एग्रीगेट डिमांड वगैरह में ही उसका आप थोड़ा सा उसकी आएगा, कंसेप्ट आएगा। तो बेसिकली क्या आएगा, मेन इंस्ट्रूमेंट्स इसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अगर आपको ये लर्न नहीं ना हो रहा, आप चैप्टर्स के नाम लर्न कर लो। आप चैप्टर नंबर 3 देखो, आपका वो नेशनल इनकम आ जाएगा, मतलब 3 और 4। फिर आपका बीओपी चैप्टर आएगा, गवर्नमेंट बजट चैप्टर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर आएगा। तो वो ही सारे आपके क्या बन जाएंगे, उसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएंगे। अब अगेन इसका अच्छा, इसका सेकेंड हेडिंग क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिस। इसकी मैंने आपको क्या बताया था, डिराइव्ड या मीनिंग। यहाँ इसको डिराइव्ड वर्ड लिखोगे, बेसिस या मीनिंग लिखोगे। इसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई, और उसके वो। तो आपकी सेकंड मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड आपने क्या करना है, स्टडीज द इकोनॉमिक यूनिट्स। आप इधर लिखोगे इकोनॉमिक यूनिट्स आर स्टडीड एट इंडिविजुअल लेवल, और यहाँ पर इकोनॉमिक यूनिट्स आर स्टडीड एट द एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट का मतलब अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ लेमन लैंग्वेज में। एग्रीगेट मीन्स कोई चीज़ जब आप ज़्यादा लेवल पे करते हो उसको एग्रीगेट बोला जाता है। फिर यहाँ पर इट डील्स विद डिटर्मिनेशन, अब इधर इसका बेसिस क्या हो जाएगा, डील्स विद। इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द इंडिविजुअल मार्केट। टाइम एंड अगेन वी आर यूजिंग वन वर्ड ओनली, दैट इज इंडिविजुअल। ठीक है, इधर भी हमने इंडिविजुअल किया, इधर ये डिमांड और सप्लाई भी इंडिविजुअल लेवल पे था, ये भी स्मॉल स्केल। तो यहाँ पर हम बेसिकली हर चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर चीज़ नेशनल लेवल पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम जनरल प्राइस पढ़ेंगे, ये एक चैप्टर है आपका जनरल प्राइस लेवल, आउटपुट लेवल, वो चीज़ पढ़ी जाएगी। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एम्स एट, ये आपका बेसिस हो जाएगा। इसका एम क्या था, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो हमने किया था चैप्टर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें वो सब चीज़ें आती हैं। इट एम्स एट ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगेन यहाँ पर कितना मेरा एग्रीगेट आउटपुट है, कितना मेरी नेशनल इनकम है, कितनी मेरी प्राइस लेवल है, ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पर एम्स एट क्या आ जाएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एम्स एट क्या आ जाएगा, एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल एंड उसकी एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स। देखो अगर आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया हो, मैंने 6 पॉइंट्स लिखे, तो जब मैं चीज़ 6 पॉइंट्स में लिख रही हूँ, मतलब इन केस से आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको ये 6 अगर आपने पॉइंट्स लिख दिए बेसिस के साथ, तो यू विल बी गेटिंग द 6 मार्क्स ऑन अ वेरी ईजी बेसिस। कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने हर चीज़ अंडरलाइन कर दी, उसके बेसिस लिख दिए, और आपने 6 पॉइंट्स बना दिए। एक जब चेकर होता है उसने बेसिकली यही देखना होता है कि अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 6 पॉइंट्स तो ज़रूर हो, उसके माइंडसेट इतना तो होता ही है। तो अब आपने 6 पॉइंट्स लिख दिए, अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई भी 3 उठा के लिख दो उसमें से। ठीक है, तो आपका लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, अब देखो, अब आपको ये भी एग्जाम्पल्स अगर लर्न नहीं हो रही, इन केस यू आर नॉट एबल टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स, तो वो चैप्टर्स के नेम लिख दो ना जो आपने पिछले साल चैप्टर्स किए। एग्जाम्पल लिख दो, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, जो आपने पिछले साल चैप्टर्स किए। अब इधर इस बार जो चैप्टर्स करोगे उसका नाम लिख दो, जैसे एग्रीगेट डिमांड करोगे, एग्रीगेट सप्लाई करोगे, नेशनल इनकम करोगे, बीओपी करोगे, गवर्नमेंट बजट करोगे, फॉरेन एक्सचेंज करोगे, तो उनके नाम लिख दो। तो ये कुछ बेसिकली रट्टा नहीं है, यू आर जस्ट जॉटिंग डाउन द वेरियस नेम्स ऑफ द चैप्टर जो आपने इस साल करने हैं। एम आई क्लियर?
सो दैट्स ऑल। यही बेसिकली आपके बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आप बुक से भी पढ़ोगे ना, उन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है, बेसिस ऑफ स्टडी। यहाँ पर बेसिस ऑफ स्टडी क्या है? हर चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे, और यहाँ पर हर चीज़ होल लेवल पे। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इन्होंने भी वही चीज़ लिखी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। फिर इकोनॉमिक एजेंट्स। अब इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या है कि कौन इसके इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो ये डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल एजेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जब थ्योरी ऑफ डिमांड कर रहे थे, थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने क्या देखा? जस्ट मेरी घर की इनकम और उसके बेसिस पे मैं कितनी डिमांड करूँगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हो जाते हैं? इंडिविजुअल लेवल। बट जब हमने बात करनी है इकोनॉमी की, तो वहाँ पर इंडिविजुअल एजेंट्स तो बिल्कुल नहीं होते, वहाँ पर आपकी हो जाते कोलैबोरेटिव एजेंट्स, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? आरबीआई, सेबी, ट्राइब। आरबीआई जैसे आप इसमें एक सेंट्रल बैंक चैप्टर पढ़ोगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप करोगे। यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, कितना कंबाइन करोगे। यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या हो जाएगी? लिमिटेड, क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या हो जाएगी? आपकी हाई लेवल की डिग्री ऑफ एग्रीगेशन हो जाएगी। फिर सेट ऑफ एजम्पशंस। हम ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर याद हो आपको, हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कोई भी चैप्टर करते थे, हम कई चीज़ें एज्यूम करते थे। जैसे आपने एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन किया था, हम उसमें एज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? वेरियस एजम्पशंस लेते हैं। हम कई वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट हम उसी चीज़ को चेंजिंग लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे क्योंकि हम उधर माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक साल को डील कर रहे हैं यूजुअली, तो हम वहाँ पर कई चीज़ों को कांस्टेंट ले रहे होते हैं, बट इसमें हम मोस्टली ऐसी सब एजम्पशंस नहीं लेते। सेंट्रल इशू, इसमें क्या था? सेंट्रल इशू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें सेंट्रल इशू क्या हो जाएगा कि प्राइस लेवल, आउटपुट कितना है, इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है इकोनॉमी में। यहाँ पे मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहले गिवन है। मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पर बेसिकली आपके 7 पॉइंट्स कवर हो गए। मैंने उधर आपको 6 करवाए उसमें जो मेरी नोट्स थे। तो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी 6-7 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लो, ताकि आप पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है, अगर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप उसको ईजिली मतलब सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। एम आई क्लियर? सो नेक्स्ट आता है आपका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला आपका क्वेश्चन बन गया कि इस चैप्टर में से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है इस चैप्टर में? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या हो जाएगा? ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ, स्कोप में क्या आता है, जो भी चैप्टर्स के नेम है ना, वो सारे स्कोप में आ जाएंगे। कि हम इसमें नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं, हम इसमें एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट कर सकते हैं, मनी एस्टिमेट कर सकते हैं। ये सब आप चैप्टर्स करोगे। अभी तो बस उन्होंने आपको चैप्टर का नाम बताया कि मनी एस्टिमेट कर सकते हो, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो एस्टिमेट कर सकते हो, कितनी इन्फ्लेशन चल रही है आपकी इकोनॉमी में, कितनी डिफ्लेशन चल रही है वो एस्टिमेट कर सकते हो। गवर्नमेंट का कितना बजट चल रहा है, अगर आपको पता हो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है हर साल 1 फरवरी को, तो वो सब भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। और फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितना फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मतलब हमें कितनी अपनी करेंसी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट $1। जैसे अभी आपका 73 समथिंग आपका है 1 रुपी डॉलर की इक्वल, तो मतलब अगर मेरे को 73 रुपीज़ में दे रही हूँ तो मेरे को $1 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सचेंज रेट हो जाएगा। तो ये क्या है? बेसिकली स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा। तो दायरे में इसके क्या क्या आएंगे? सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। फिर इसके हमने करने इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? ये इकोनॉमी को डिस्क्राइब करती है काफ़ी लेवल्स पे, जैसे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना बजट है, सब कुछ करती है। फिर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप भी बताती है कि कितनी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज़ है। आपकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, जैसे कितना बूम पीरियड है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन। बीओपी बताती है। बीओपी का मतलब क्या होता है कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हो या कितनी पेमेंट रिसीव कर रहे हो बाहरली कंट्रीज़ के साथ। जब आप ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हो ना अब्रॉड के साथ, उसको बीओपी बोला जाता है। ये सब कुछ मैं बताऊंगी इन माय कमिंग वीडियोस, क्योंकि जब मैं उन चैप्टर्स पे आऊँगी तब मैं सिर्फ इतना नाम नहीं बताऊँगी, बट उसका पूरा डिटेल बताऊँगी। तो अभी जस्ट मैं नाम ही क्यों बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही सिर्फ नेम की है कि बीओपी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ करते हैं। अभी जस्ट हम इतना ही पता करना
ज़रूरी है, क्योंकि द मोमेंट वो चैप्टर्स पर आएंगे तब हम उसको इन डेप्थ डील करेंगे. सो मेरी जो भी आगे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ आएंगी, प्लीज़ उसको देखना, उसको शेयर करना, उसको सब्सक्राइब करना, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ. पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स भी बताता है ये, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कि किस तरह की, जैसे एग्रीगेट डिमांड की क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट होएगी, एग्रीगेट सप्लाई की क्या होएगी, कंजम्पशन कितनी होएगी, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ये सब चीज़ें इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए. और ये बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद. तो पहला चैप्टर बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनते हैं, और उसमें भी स्कोप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड वन मोर सजेशन, ये मत हो कि आप कोई पॉइंट छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाए कि वो आपको बेसिस अपनी तरफ से दें कि आपने इसके बेसिस पे डिफरेंस करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है. तो आपको बेटर ये है, क्योंकि यू आर गोइंग टू डील विद द बोर्ड एग्जाम्स दिस टाइम, तो आप बेटर है कि आप सारे वेरिएबल्स को डील करो, सारे पॉइंट्स को डील करो अलॉन्ग विद माई जो ये मैंने आपको करवाए वो भी, ताकि आपको पता चलता रहे कि कोई भी पॉइंट अगर आ जाए, हाउ वी हैव टू डील विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एम आई क्लियर? सो बाय दिस वी एंड अप विद द चैप्टर. जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी. थैंक यू सो मच.